हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं एक बहुत प्यारी वीडियो के साथ। जैसा मैंने आपको कहा था, बायोमोलिक्यूल्स वाली सीरीज़ शुरू हो जाएगी। और बायोमोलिक्यूल्स वाली सीरीज़ में बेटा हम न्यूक्लिक एसिड्स तक कर चुके हैं। अब बारी है थोड़ा सा आगे बढ़ने की, और हम आगे बढ़ रहे हैं एंजाइम्स के साथ। आज का टॉपिक रहने वाला है बेटा एंजाइम्स। और हमारे एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है बेटा कि ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। We are not saying all enzymes are proteins, we are saying almost all enzymes are protein. So इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी नीट का फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें एक ऑलमोस्ट वर्ड के ऊपर क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन कुछ जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए वो भी एंजाइम की तरह काम करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स। ठीक है। अगर बेटा आप एंजाइम्स को प्रोटीन्स कह रहे हो कि ऑलमोस्ट आपके जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मैं आपको बताऊंगी ये वाला जो ये मैं आपको बता चुकी हूँ एक्चुअली, सॉरी, है ना। तो मैंने आपको प्राइमरी प्रोटीन बताया था जिसको आप एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड आपका एन टर्मिनल शो करेगा, राइट हैंड आपका सी टर्मिनल शो करेगा, राइट। तो कुछ होते हैं बेटा आपके एंजाइम्स और कुछ होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स वो होते हैं बेटा जो एक ऑप्टिमम पीएच पे, स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर पे काम करते हैं। बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। ये एक ऑप्टिमम पीएच पे या टेम्परेचर पे काम करेंगे। जो आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो लो पे भी काम कर सकते हैं, बहुत लो पे, बहुत हाई पे भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसीलिए आप एंजाइम्स को बोलते हो बेटा बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हो बेटा इनको आप? बायो कैटलिस्ट बोलते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंजाइम्स बेटा सेम वैसा ही है जैसा हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था। जैसे प्राइमरी एंजाइम जिसको आप लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेकेंडरी एंजाइम जो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में मिलेंगे, टर्शरी जो ऐसे वुलन बॉल की शेप में मिलेंगे। ये एग्जैक्ट वही है जो हमने प्रोटीन्स में किया था, तो ये आपको सबको पता होगा। एक्टिव साइट क्या होता है बेटा? वो साइट होती है एंजाइम के ऊपर जहाँ पे आके सबस्ट्रेट फिट होता है। सपोज दिस इज द एंजाइम, ये सबको एंजाइम दिखाई दे रहा है। अब ये वो जगह है जहाँ पे आके एंजाइम फिट होगा, देन दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। ये आपका सबस्ट्रेट है बेटा, और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, ये आपका जो सबस्ट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में, और ये एंजाइम एज इट इज़ बाहर निकल आएगा। ठीक है, ठीक है। एंजाइम्स की पावर अगर आपको देखनी है बेटा तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखते हो तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे है बेटा? देखो, H2CO3 मॉलिक्यूल्स की बात करो, कार्बोनिक एसिड की बात करो। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी रेस्पिरेशन में, मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, CO2 + H2O, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो अगर बेटा आपका एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनेंगे पर सेकेंड, और अगर एब्सेंट है, ये नहीं है, तो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे पर आवर। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि रिएक्शन तो होगी, बट एंजाइम के होने और ना होने से रिएक्शन के रेट पे ज़रूर फर्क पड़ेगा। सोचिए 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स का बनना और 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स का बनना, हाउ मच डिफरेंट इट इज़। ठीक है, ये बेटा एनसीईआरटी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन मेरे जो नोट्स हैं थोड़े से नीट ओरिएंटेड हैं, एनसीईआरटी ओरिएंटेड हैं। यहाँ पे बेटा आपसे थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हीट लविंग होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे भी रहते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर से भी अगर आप कुछ आइसोलेट करते हो ऑर्गेनिज्म से कुछ एंजाइम, तो वो बहुत हाई टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे भी उनकी कैटालिटिक पावर जो है, रिएक्शन करने की जो पावर है, वो रिटेन रहेगी। Okay, so thermal stability is the important quality of such enzymes that are isolated from thermophilic organism. जो बेटा रही हाई टेम्परेचर पे रहा है वो थर्मली तो स्टेबल होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो भी वो स्टेबल रहेगा ही रहेगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं बेटा जो आपकी इस एंजाइम की एक्टिविटी को, कि आपका एंजाइम कितना काम करेगा, कब काम करेगा, कब कम करेगा, कब ज़्यादा करेगा, उसको हैम्पर करते हैं। फर्स्ट बिंग टेम्परेचर, सेकेंड पीएच, थर्ड इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंड फोर्थ इज द रोल ऑफ इनहिबिटर्स। फर्स्ट क्या होता है बेटा हमारे पास? पहला जो फैक्टर है दैट इज आवर टेम्परेचर। टेम्परेचर पे आ जाओ, और पीएच पे। दोनों का सेम ही फंडा है बेटा। मोस्ट फंक्शनल रहेंगे आपके एंजाइम एक ऑप्टिमम रेंज पे जहाँ पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। और यहाँ पे आपको ये बेल शेप्ड कर्व दिखाई देगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये ग्राफ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्टिमम रेंज से आप ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, पीएच दे रहे हो या कम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली एंजाइमेटिक एक्टिविटी में डिक्लाइन आएगा, कमी आएगी।
ठीक है। तो आपका टेम्परेचर और pH दोनों ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड क्या है बेटा हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। क्या है बेटा हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से कैसे फ़र्क पड़ता है बेटा, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हो तो रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ सैचुरेट हो चुका है। जैसे देखिए धीरे 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 करके यहाँ हमारे रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है और बढ़ा है, आप और सबस्ट्रेट डाल रहे हो, लेकिन एक टाइम आ रहा है जब आप कितना ही देखो, यहाँ पे देखो रिएक्शन का रेट बढ़ा, यहाँ देखो रिएक्शन का रेट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि आपके पास एंजाइम तो लिमिटेड है ना बेटा, उसकी तो सारी साइड्स फुल हो गई हैं, तो अब वो सबस्ट्रेट को बाइंड कहीं करवा ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, सिग्मोइड कर्व। अब ऐसे ही रोल आते हैं हमारे कुछ इनिबिटर्स का। अगर आप इनिबिटर्स की बात करो तो दो तरह के होते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बेटा एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके अंदर सबस्ट्रेट और इनिबिटर के अंदर आपको स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। कॉम्पिटिशन रहेगा सबस्ट्रेट और इनिबिटर में कि कौन पहले जाके बाइंड करेगा। अगर इनिबिटर बाइंड कर गया ज़्यादा तो रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन आप इसको रिवर्स कर सकते हो किसके साथ, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के साथ। अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा रादर देन इनिबिटर, और रिएक्शन कुछ रेट वेलोसिटी पकड़ लेगी। यहाँ देखिए धीरे 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 जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बढ़ रहा है आपका ग्राफ। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाला है। ये देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इनिबिटर के आने की वजह से ग्राफ शिफ्ट होगा, बट यहाँ पे आके हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी ज़रूर अचीव कर रहा है क्योंकि आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ओके, यहाँ अगर आप देखते हैं नॉर्मल वाले ग्राफ के लिए, जो ऊपर वाला आपका ग्राफ था, यहाँ पे आपको वी मैक्स मिल रहा है। वी मैक्स, सॉरी इट इज़ नॉट वी मैक्स, इट इज़ KM। लेट मी करेक्ट इट, दिस इज़ द KM वी हैव गॉट। सबको पता है KM क्या होता है, ये मैं आपको शायद बता चुकी हूँ। जिसको भी नहीं पता है वो कमेंट्स में बता सकता है बेटा। KM वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे आप हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर चुके हो। देखिए ये आपका Vmax है ना, यहाँ पे आपने Vmax अचीव किया, जहाँ पे आप Vmax/2 पे आ जाओगे, जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आप टोटल वेलोसिटी का हाफ अचीव कर चुके हो, दैट इज कॉल्ड एज KM। तो Vmax तो इस केस में बेटा सेम ही रहने वाली है, Vmax तो अचीव करेगी आपकी रिएक्शन, बट क्योंकि आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो आपको KM की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो KM की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एंड Vmax विल रिमेन कांस्टेंट। NCERT का एग्जाम्पल है बेटा, ज़रूर करना है। सबने क्रैब साइकिल आई थिंक अभी तक पढ़ ली होगी, जहाँ पे आपका जो मेलोनेट है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर रहा है किसके साथ, सक्सिनेट के साथ, और एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है। एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो एक्चुअल में बाइंड होना चाहिए इसके साथ सक्सिनेट को, लेकिन मेलोनेट और सक्सिनेट एक जैसे दिखाई देते हैं तो सक्सिनेट बाइंड ना करके मेलोनेट बाइंड कर जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल गिवन इन योर NCERT एंड इट इज़ द स्टार मार्क क्वेश्चन, ये आपको ज़रूर करना है। फिर है बेटा हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ये NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ, अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए बड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे देखिए ये आपका नॉर्मल वाला ग्राफ है जो आपको यूजुअली दिखाई देता है इन द एब्सेंस ऑफ इनिबिटर। यहाँ पे आप Vmax अचीव कर रहे हो, बट जब आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे सबस्ट्रेट में और आपके इनिबिटर में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो दूसरी साइट पे जिसको आप एलोस्टेरिक साइट बोलते हो वहाँ जाके बाइंड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब उन दोनों में एक जगह के लिए कंपटीशन हो ही नहीं रहा है तो Vmax तो हैम्पर होगी, Vmax आपकी रिएक्शन कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी। फाइन, आगे बढ़ सकते हैं। Vmax अचीव नहीं तो थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे Vmax डिक्रीज हो गई है कंपैरेटिवली, ये देखिए। अब ये Vmax है बेटा, ये येलो Vmax/2 है, Vmax ये Vmax/2। यहाँ पे जब आप बेटा अभी KM की वैल्यू प्लॉट करके देखेंगे तो KM की वैल्यू सेम रहने वाली है। इसका लॉजिक समझिए, जब उन दोनों में सबस्ट्रेट में और इनिबिटर में कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप कितना ही कंपटीशन कितना ही सबस्ट्रेट बढ़ा लीजिए। अगर सबस्ट्रेट और इनिबिटर में कंपटीशन होता और तब आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते तो फ़ायदा था आपके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का, बट नाउ दे आर नॉट कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। तो आप कितना ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए, देयर वुड बी अ डिक्रीज इन Vmax आगे नहीं जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो KM है, जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, वो सेम रहने वाली है। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल होगा बेटा साइनाइड। नहीं दिया हुआ NCERT में, बट आप याद रख सकते हैं। इट इफेक्ट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन
करने के लिए रिक्वायर्ड है ये वाला एंजाइम। आई होप आपको सभी को एंजाइम वाला ये पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म वाला पार्ट, लोकेन की हाइपोथेसिस, हाउ एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ कन्वर्जन, एंड लास्ट कोफैक्टर्स। आई थिंक दिस इज द लास्ट सेकंड वीडियो ऑफ बायोमोलिक्यूल सीरीज। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो जाएगा एंड वी विल बी एंटरिंग इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ 11, दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। सो वेटिंग फॉर ऑल यू गाइज टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। हम मिलेंगे फिर एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।